नमस्कार। आज देश में नई सरकार बनने और नरेंद्र मोदी के बारे में दो एक्सक्लूसिव खबरें मेरे पास में है। पहली खबर यह कि नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेंगे। पिछली बार मोदी ने, आपको याद होगा, सार्क देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, लेकिन इस बार बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी बिम्स्टेक के देशों को आमंत्रण दिया गया है। इनमें बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के नेता, इन देशों के हेड ऑफ द स्टेट 30 तारीख को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। इस पर ज्यादा अपडेट हमारे पॉलिटिकल एडिटर जयंतो घोषाल के पास है। जयंतो, कौन कौन से हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे? ये बिम्स्टेक का नाम तो सुना है, लेकिन इनमें से ये सब लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? हाँ रजत जी, मैं आज साउथ ब्लॉक खुद गए थे और मैंने देखा कि हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं कि कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वहाँ तो पूरा तैयारी चल रहा है कि जो विदेश के जो सफ़र और जैसे वो विदेश के कौन कौन लोग आएंगे, उनके इनविटेशन भेजना, मतलब एक वर्चुअली एक वॉर चल रहा है वहाँ। और बिम्स्टेक देखिए, उसमें पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान, इमरान खान खुद आना चाहते हैं और पाकिस्तान हाई कमिश्नर अभी दिल्ली में नया पोस्टेड हुई है, हॉक साहब, और हॉक साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए भी समय मांगा था। ये भी मुझे आज जानकारी मिला, क्योंकि औपचारिक तौर पे एक बार मिलना जरूरी होता है, प्रेसिडेंट के साथ क्रेडेंशियल लेना। लेकिन अभी इस समय पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे फ्यूचर में, ऐसे कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को 2014 में जैसे नवाज शरीफ साहब को आमंत्रण किया गया था सार्क के मतलब कंट्रीज को, इस बार 2014 का वो रिपीट ना करके बिम्स्टेक को बिना मतलब पाकिस्तान जिसमें नहीं है, बाकी लोग हैं, वो आमंत्रण किया गया है। सब लोग आ रहे हैं, अभी तक कॉन्फर्मेशन है। सिर्फ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने खुद फोन किए थे और प्रधानमंत्री जी को बताया कि 3 दिन के उस समय उनके अपना विदेश सफर पहले से तय है और बांग्लादेश के साथ हमारे जो दोस्ती है उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई चारा नहीं है। बांग्लादेश हाई कमिश्नर के साथ भी मेरा अपना बात हुआ है। बांग्लादेश हाई कमिश्नर आ रहे हैं और बांग्लादेश के कोई सीनियर मिनिस्टर हसीना के तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बिम्स्टेक को बुलाना और सार्क को अवॉइड करके बिम्स्टेक को बुला के पाकिस्तान को आइसोलेट करना, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक साउथ ब्लॉक के लोग कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि देखो 3 महीने हम लोग इस समय डिप्लोमेट चुनाव के समय हर साल छुट्टी लेते हैं, हर बार। इस बार मतलब 3 महीने, जो पिछले 3 महीने इतना काम करना पड़ा, पूरा प्रधानमंत्री जी का विदेश सफर से लेके अभी इतना तैयारी, हम लोग सोचते हैं कि अचानक सब हो जाता है। हर पल प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय भी पता किया है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और विदेश के जो जितने सचिव है, यूरोप से लेके अमेरिका, यूएस, ट्रंप के साथ भी अभी मीटिंग होने वाला है, सब लोग। मैं आज साउथ ब्लॉक में जाके लगा कि कंप्लीटली वो चुनाव तो दूर की बात है, सरकार लगता है कि कैबिनेट भी बन गया लग रहा है। वहां का माहौल जो है एक गवर्नेंस का, हाइट ऑफ गवर्नेंस, रजत जी मैंने आज देखा है। आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी है, जिस तरह के जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी काम करते हैं उसमें कहीं रुकने का मौका, कहीं आराम का मौका, क्योंकि वो ना खुद छुट्टी लेने देते हैं ना दूसरों को छुट्टी लेने देते हैं। मैं समझ सकता हूँ जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी परेशानी क्या होगी। यह मौसम ऐसा है, सब लोग चाहेंगे बाहर जाना, छुट्टी लेना, लेकिन नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन है। और जैसे बोला, एक और एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बता दूं, दर्शकों के साथ शेयर करता हूं, फिर जयंत तो आपसे बात करूंगा। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी जीत को लेकर कितने विश्वस्त थे, उसका एक अंदाजा जयंतो घोषाल ने दिया, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। जयंतो ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर अपने सेकंड टर्म को लेकर इतने श्योर थे कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी फॉरेन ट्रिप्स एडवांस में प्लान कर ली थी। उनकी फॉरेन ट्रिप्स चुनाव से पहले ही शेड्यूल हो चुकी थी। और आपको हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी को 2019 में विदेशों में होने वाली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हिस्सा लेना है, किन देशों की यात्रा करनी है, किन हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात करनी है, ये इलेक्शन के नतीजे आने से बहुत पहले तय हो गया था। जैसा अभी जन तो कह रहे थे कि साउथ ब्लॉक ने काम करना नहीं रोका, नरेंद्र मोदी चुनाव कर रहे थे तो भी साउथ ब्लॉक में विदेश यात्राओं की तैयारियां चल रही थी। दिसंबर तक मोदी के सारे फॉरेन एंगेजमेंट्स करीब करीब फाइनल हैं। जयंतो घोषाल ने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी शपथ समारोह के बाद सबसे पहले 14 और 15 जून को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट एससीओ के लिए किर्गिस्तान की राजधानी
बिश्केक जा सकते हैं। वो यहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी जून के आखिर में ओसाका जाएंगे। जापान में पहली बार G20 समिट हो रहा है और इस समिट में नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बायलैटरल बात कर सकते हैं। बायलैटरल टॉक्स होंगी यहां पर। इस मीटिंग को लेकर पीएमओ काम कर रहा है, पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। इस समिट के साइडलाइन में रशिया के अलावा फ्रांस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से भी बायलैटरल टॉक्स हो सकती हैं, उनकी तैयारियां भी चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जुलाई में नेपाल और भूटान का दौरा कर सकते हैं, डेट्स लगभग तय हैं। अगस्त में G7 कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस जाने का प्लान है, इसकी तारीखें भी तय हैं। मोदी के फॉरेन ट्रिप्स को लेकर जयंतो घोषाल के पास में और क्या जानकारी है, ये सीधे सीधे जयंतो से बात करते हैं। जयंतो, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल आपने बताई कि इन सारे दौरों के बारे में, तो इसके अलावा भी कुछ और पता चला साउथ ब्लॉक में आपको? आज मुझे साउथ ब्लॉक में और एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिला कि चाइना के तरफ से संदेश आया कि चाइना के प्रेसिडेंट, जैसे संघाई कोऑपरेशन के जिक्र आपने खुद किए हैं, और किर्गिस्तान अभी उनके होस्ट कंट्री है, इसीलिए किर्गिस्तान को भी इस बार कैबिनेट के ओथ टेकिंग सेरेमनीज में अलग से आमंत्रण दिया जा रहे हैं कि संघाई कोऑपरेशन का जो मीटिंग प्रधानमंत्री करने जाएंगे उसके पहले भी दिल्ली में जब आते हैं एक बायलैटरल टॉक भी हो जाते हैं। और संघाई कोऑपरेशन का इंपॉर्टेंस है कि चाइना संदेश दे रहे हैं कि वो शी खुद आना चाहते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने गए थे और वो रेसिप्रोकेट करने के लिए अभी चाइना को आना तय है। अभी पाकिस्तान के ये जो बालाकोट और ये जो हुआ है उसमें चाइना के साथ जो हम मतलब डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूं, मतलब बेसिकली चाइना को एक ये संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के कारण चाइना भारत के साथ दोस्ती बिगड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है ये जो मैंडेट मिला है मोदी जी का, इसके बाद चाइना भी तुरंत संदेश दे रहे हैं कि वो आना चाहते हैं। मुझे लगा साउथ ब्लॉक में जाके वो चाइना का प्रेसिडेंट का भी आने के लिए मतलब लॉजिस्टिकल क्या क्या हो सकता है वो सब भी तैयार हो रहा है। और रजत जी, मैं एक बहुत रोचक चीज बताना चाहता हूं कि मैं तो हैरान हो जाता हूं कि हम लोग पत्रकार सोच रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, वहां ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से फोन आ रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स का जो कॉस्ट है वो सस्ता करो, और स्वदेशी के कारण जो इंडियन प्रोडक्ट को सस्ता करके अमेरिकन प्रोडक्ट को कॉस्ट जो है वो बढ़ा दिया। इसमें थोड़ा अमेरिका परेशान है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, और ये प्रधानमंत्री को बताने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी जा रहा है। तो देखिए एक सरकार जैसे चलता है, हम लोग ये इतना डिटेल्स बाहर से पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो सोचते हैं शायद प्रधानमंत्री कैबिनेट फॉर्मेशन लेके ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे इशू है, और ट्रंप के साथ अभी बायलैटरल मीटिंग जब बाहर में आपको बताऊं जयंत, तो डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा बिजनेस इंटरेस्ट रहता है और वो जो भी बात करते हैं उसमें कभी वो किसी मोटरसाइकिल के बारे में, कभी दवाओं के बारे में, कैसे अमेरिका के बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जाए इसकी चिंता बहुत रहती है। और हमेशा वो ऐसी बातों को बहुत जोर से उठाते हैं और भूलते नहीं है। एक बार कहा तो दूसरी बार फिर से उसको फॉलो करते हैं। तो ये उनका काम करने का तरीका है, वो ही यहां नजर आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जयंतो घोटाल। कुछ और भी बात है तो खैर बता दीजिए, मैं आपको और मौका दे सकता हूं थोड़ा सा। मतलब मोटा तौर पे यही है कि प्रधानमंत्री अभी फॉरेन पॉलिसी में भी एक्टिव रोल मतलब कैबिनेट फॉर्मेशन के पहले ही कैसे शुरू कर दिया है, ये पहली बार आज मैं साउथ ब्लॉक ये जयंतो इनका काम करने का तरीका है नरेंद्र मोदी का कि वो रुकते नहीं है, वो निरंतर चलते रहते हैं। एक तरफ इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, एक तरफ उनको साइक्लोन की चिंता है, एक तरफ उनको विदेशी दौरों की चिंता है। तो ये उनका काम करने का तरीका है और शायद जनता इस बात को समझी है और इसीलिए उन पर इतना भरोसा किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयंतो घोषाल, ये दोनों बड़ी खबरें देने के लिए। चुनाव के नतीजों से पहले कैंपेन के दौरान ही अगर मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी फॉरेन विजिट्स को फाइनलाइज कर लिया था, जरा इसको समझने की चीज है। ये न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दिखाता है कि वो जीत रहे हैं, बल्कि जो दूसरे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट हैं उनका भी मोदी में भरोसा है कि मोदी चुनाव जीतने वाले हैं। जिस तरह से मोदी की जीत पर ट्रंप ने ट्वीट किया, वो भी इस बात को साबित करता है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट से नरेंद्र मोदी ने किस तरह के पर्सनल रिश्ते बनाए हैं। नरेंद्र मोदी में ये विश्वास करते हैं कि अगर देश में मजबूत सरकार हो, पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, तो पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ता है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की जा सकती है। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान जब मैंने एक इंटरव्यू किया था नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि जब 130 करोड़ का भरोसा साथ होता है
तब ये विश्वास आता है कि वो दूसरे देशों से नाक झुकाकर बात करें, नाक उठाकर बात करें, बल्कि आंख में आंख डालकर, आंख मिलाकर बात करें। तो ये भारत के लिए बड़ी बात है। आज नरेंद्र मोदी का दिन वाराणसी में बीता। वाराणसी के लोगों को शुक्रिया कहने के लिए, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मोदी सुबह सुबह काशी पहुंच गए थे। मोदी के साथ अमित शाह थे, योगी आदित्यनाथ थे। नरेंद्र मोदी हेलीपैड से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निकले और आज काशी में रोड शो तो नहीं था, लेकिन मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी के करीब 5 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग जमा थे। मोदी गाड़ी से बाहर नहीं निकले, लेकिन उनका काफिला धीरे धीरे चलता रहा और इस दौरान मोदी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे, हाथ हिलाकर, और लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। हर जगह यही दिखा है, फूलों की बारिश की मोदी का स्वागत करने के लिए। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी और कई ऐसी महिलाएं थी जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। कई कई घंटे धूप में ये लोग खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, और सारा रास्ता बैनरों से, गुब्बारे से, नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से सजा हुआ था। उत्साह आपको दिखाई दे रहा होगा इन तस्वीरों में। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जलाभिषेक किया। विश्वनाथ मंदिर में करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद नरेंद्र मोदी ने बड़ा लालपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला केंद्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहां पर नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के नारों से हुई। हर हर महादेव। ये बनारस का परंपरागत तरीका है, हाथ उठाकर हर हर महादेव कहना। आज मोदी ने काशी की जनता को बार बार धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा, जब वो नॉमिनेशन फाइल करने आए थे तो वाराणसी के लोगों ने कहा था, अब आपको काशी आने की जरूरत नहीं, उनका चुनाव काशी के लोग लड़ेंगे। और वाराणसी के लोगों ने अपना वादा पूरा किया। अपने भाषण में मोदी ने काशी की बेटियों को खासतौर पर याद किया। असल में कैंपेन के दौरान वाराणसी में 15 मई को बीजेपी महिला मोर्चा ने स्कूटी यात्रा निकाली थी। 12 किलोमीटर की इस स्कूटी यात्रा में 700 लड़कियां शामिल हुई थी। मोदी ने इस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि काशी की बेटियों ने जो स्कूटी यात्रा निकाली, उसकी चर्चा पूरे देश में। सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली, इसकी बड़ी चर्चा है। और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैठ करके हमारी बेटियों ने पूरे काशी को अपने सर पर ले लिया था। भांति भांति के कार्यक्रम समाज कर रहा था। और कभी कभी तो हम जाकर के सिर्फ देखते थे, वाह कैसा चल रहा है, लेकिन कर रही थी जनता जनार्दन। जनता जनार्दन का उत्साह था। कोई कारण नहीं था कि आज तो मुझे ऐसे ही उतर करके बाबा के चरणों में जाना था और फिर आप सबके माध्यम से काशी का और उत्तर प्रदेश का अभिनंदन करना था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर लोग अपने आशीर्वाद दे रहे थे, यह भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। और इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने सियासत की बात की। उन्होंने कहा कि यूपी देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। उत्तर प्रदेश ने 2014,
2017 और 2019 में जो हैट्रिक लगाई है वो कोई छोटी बात नहीं है। इस हैट्रिक का संदेश साफ है, अब नेताओं को सोच भी बदलनी होगी और राजनीति का तरीका भी। मोदी ने कहा कि यूपी ने देश को बता दिया कि अब 21वीं सदी है, इसलिए 20वीं सदी की सियासत तरीके नहीं चलेंगे। भले काशी से बोल रहा हूं, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश अनेक अनेक अभिनंदन का अधिकारी है। आज उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को दिशा दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश स्वस्थ लोकतंत्र की नींव को और मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने 77 में लोकतंत्र के लिए सारी दीवारें तोड़ करके लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा बता करके देश को एक दिशा दी थी, ताकत दी थी। लेकिन 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, ये हैट्रिक छोटी नहीं है जी। उत्तर प्रदेश के ये 14, 17 और 19 इन 3 चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाताकीय व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। और 3 चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, 3 चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। वो 20वीं सदी के लिए हैं, 21वीं सदी के लिए नहीं है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपराओं, धार्मिक आस्था और विरासत की बात की। मोदी ने कहा, इससे पहले भी अयोध्या में दिवाली मनाई जा सकती थी, किसने रोका था? कुंभ का भव्य आयोजन पहले भी हो सकता था, लेकिन इसमें कुछ लोगों को शर्म आती है। मोदी ने कहा कि भारत की विरासत पर जिन्हें शर्म आती हो, आए, उन्हें तो देश की परंपराओं पर गर्व है। मोदी ने कहा, बीजेपी अपनी विरासत से प्रेम करती है, लेकिन इसके साथ साथ वक्त के साथ चलने की भी हिमायती है। हम वो लोग हैं जो भारत की महान विरासत को लेकर के गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो काल बाह्य है उसको छोड़ने वाले हम लोग हैं। लेकिन जो सदियों से खरा उतरा है, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, मजदूर ने, किसान ने, कामगार ने, शिक्षक ने, वैज्ञानिक ने हजारों साल से देश की परंपरा को विकसित किया है। औरों को शर्म आती हो, आने दो, मुझे इसका गर्व होता है। जिनको शर्म आती है वो उनका प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है। और इसलिए हम 2 बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। एक, इस महान विरासत को, और दूसरा, आधुनिक विजन को। हमें कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, भारत की महान विरासत है। अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई?
कुंभ के मेले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर चूर करने के लिए हुआ इतने सालों तक। एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया गया, कुंभ का मेला मतलब नागा साधुओं की जमात। उस परसेप्शन को बदला जा सकता है और योगी जी के नेतृत्व में देश ने बदला है, और उसका गौरव सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का हुआ। 26 जनवरी को जब विजय चौक के अंदर परेड होती है और हमारे विजय पथ पर टैब्लो जाते हैं, पहली बार एशिया के अंदर भगवान राम को किस किस रूप में देखा जाता है, उसका प्रगटीकरण 26 जनवरी पर राजपथ देश ने देखा। लेकिन इसके साथ हम वो लोग हैं जो अटल टिंकरिंग लैब भी बनाते हैं, ताकि मेरी जो नई पीढ़ी है, 8वीं 10वीं कक्षा का बच्चा है, जो अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन पे सोचे, नए अनुसंधान पे सोचे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे और भारत को 21वीं सदी में वैज्ञानिक अधिष्ठान पर ले जाएं, इसके लिए भी हम उतनी ही ताकत लगाते हैं। और इसलिए हम कल्चर का जितना महात्म्य देते हैं, हम 21वीं सदी के विजन को भी उतना ही प्रगटता के पूर्वक आगे बढ़ाने के पक्ष में है। हमारे देश में पूजा पाठ में ₹1 का महत्व है, सब है, लेकिन फिर भी भीम ऐप बना करके मोबाइल फोन से डिजिटली डोनेशन करने की परंपरा हम विकसित कर रहे हैं। और आखिर में नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक हिंसा पर दुख और नाराजगी जाहिर की। मोदी ने केरल, बंगाल और कश्मीर में राजनीतिक हिंसा की बात की। उन्होंने कहा, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करने वालों को परेशान किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। 2 संकट भी हमने झेले हैं, और वो 2 संकट है, चाहे केरल लीजिए या कश्मीर ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए या त्रिपुरा ले लीजिए। ये चीजें अखबारों में नहीं छपती हैं, मीडिया में नहीं दिखती हैं। कुछ लोगों की सिलेक्टिव संवेदनशीलता, सिलेक्टिव मानवतावाद इन सत्य को नकारता है, लेकिन हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत मोल ली है, उनकी हत्याएं हुई हैं। उनको सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था, फांसी पे लटका दिए जाते थे हमारे कार्यकर्ताओं को। बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर बंद रुक नहीं रहा है। कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है। केरल में है, हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है, और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेड का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। यह हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। दूसरा हमारे सामने संकट है राजनीतिक छुआछूत, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्याएं होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, ये तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी मनोवृत्ति के नहीं हैं। जो लोग अपने आप को
एकता का ठेकेदार बनाते हैं। उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया, आज भी वहां पर शांति का माहौल नहीं बन पाया है, तेलंगाना और आंध्र। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते हैं। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दे, प्यार में कोई कमी नहीं आने देते। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जिसमें हमें आज भी अछूत भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार की वृत्ति वाले लोग हैं। उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आओ दोस्तों, आओ, नए सिरे से सोचना शुरू करो। चुनाव की में भारी जीत हुई है, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, आज ये उनका चौथा भाषण था। चारों जगह उन्होंने एक बात बड़ी निष्ठा से कही है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, माइनॉरिटीज को भरोसा देना चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनको भी देश के फैसलों में, देश के विकास में हिस्सेदार बनाया जाएगा। और अब उनकी पार्टी, उनकी सरकार अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर नहीं होने देगी। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, बड़ी बात है, खासतौर आज के माहौल में, क्योंकि मोदी की जीत के बाद बहुत सारे लोगों ने देश के मुसलमानों के मन में ये डर बैठाने की कोशिश की कि नई सरकार उनके साथ बुरा व्यवहार करेगी। जिन लोगों ने हमेशा मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर देखा, उन्होंने एक बार फिर भय का वातावरण बनाने की कोशिश की। इसीलिए मोदी को ये बात कई कई बार कहनी पड़ी। हो सकता है आज भी ऐसे लोग हों जिन्हें मोदी की इन बातों पर यकीन न हो, लेकिन पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, जिसमें कहीं कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, माइनॉरिटी के साथ अन्याय नहीं हुआ, इस बात को साबित करता है कि मोदी का इरादा नेक है। जरूरत इस बात की है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं ना हो, और मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हर घटना को, हर अपराध को मजहब के साथ जोड़कर लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश न की जाए। असल में मोदी ने राजनीतिक हत्याओं की बात, बीजेपी के प्रति नफरत की बात इसलिए की क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन के अंदर ही बंगाल में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। कल रात नॉर्थ 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके में चंदन साहू नाम के बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। इससे पहले 24 मई को, यानी चुनाव नतीजों के एक दिन बाद ही, नदिया के चाकदा इलाके में संतू घोष नाम के बीजेपी वर्कर की हत्या हुई थी। बीजेपी का इल्जाम है कि ये पॉलिटिकल किलिंग है, ये सियासी हत्याएं हैं। बीजेपी का आरोप है कि कुछ दिन पहले संतू घोष ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, जिससे ममता की पार्टी के लोग काफी नाराज थे। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या से माहौल गर्म है। बैरकपुर से बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह ने कहा, अब बंगाल की जनता ने ममता का साथ छोड़ दिया है। ममता के पास सिर्फ गुंडे और पुलिस है। गुंडों की मदद से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मर्डर करवाया जा रहा है और ममता की पुलिस हत्यारों को बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने ज्वाइन किया था, उस दिन से ममता बनर्जी की सरकार हर तरह से मुझे घेरने की कोशिश कर रही है। हमारे करीब 1000 कार्यकर्ता अरेस्ट, ये सक्रिय कार्यकर्ता था, कल इसकी हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हत्या करना, उनको फंसाना, यही वहाँ चल रहा है, क्योंकि आज के तारीख में पब्लिक तृणमूल के साथ नहीं है। तो तृणमूल के साथ जब पब्लिक नहीं है तो पुलिस उनके साथ है और गुंडे पुलिस उनके साथ, और पुलिस को देकर ये सब काम कराया जा रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, यह भी सुनने लायक है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी को चुनाव के नतीजे, बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही, इसलिए बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है। ये फ्रस्ट्रेशन के कारण लगातार वहाँ पर हिंसा का दौर जारी है। 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, लगभग 300-350 मकानों में आग लगा दी गई है। कुल मिलाकर ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, टीएमसी के नेतृत्व हजम नहीं कर पा रहे। लोग घर से बाहर चले गए, लोग छुप के रह रहे हैं। कुल मिलाकर जैसे मैं मालदा बताऊं, मालदा के अंदर इस प्रकार की हालत है, बीरभूम में इस प्रकार की हालत है।
तो कुल मिलाकर गुंडागिर्दी हो रही चारों तरफ। भाषण में कहा कि एक एक इंच का बदला लूँगी मैं, तो उससे कार्यकर्ता प्रवोक होकर इस प्रकार की हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। इन इल्जामात के बारे में तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं वो भी सुनने लायक है। टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने कहा कि बीजेपी बंगाल में खुद हिंसा करवाती है और इल्जाम ममता बनर्जी पर लगा देती है। अभी हमारा तृणमूल कांग्रेस का लोग वो घर से भागा हुआ है। हमारा तृणमूल पार्टी वर्कर लोग एकदम शांत है, शांति से है। कोई उग्रवादी, कोई झगड़ा, कोई गुंडाई, कोई तनाशाही नहीं कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कैसे जनता को साथ दें और शांति से आने वाला दिन को गुजरें। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जो पार्टी जीते है भारतीय जनता पार्टी, उसको हमला, उसको गुंडाई घंटे घंटे में बढ़ते जा रहा है। नतीजा बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है सिर्फ वहां बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो रहे हैं। जहां बीजेपी की अपनी सरकार है उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। अमेठी में राहुल गांधी की हार के बाद स्मृति ईरानी के करीबी बीजेपी के नेता सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। नसीम, धर्मनाथ गुप्ता और रामचंद्र पासवान को गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र के भाई नरेंद्र का आरोप है कि चुनावी रंजिश में धर्मनाथ ने हत्या करवाई। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार और नामजद आरोपियों के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। ये बीडीसी मेंबर रामचंद्र की थी। 2 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं। हमारी टीम्स लगी हुई है और वो कई जगहों पर उनके लोकेशंस पाए गए हैं। वो दिल्ली में भी देखे गए हैं, लखनऊ में भी देखे गए हैं और हमने सभी एविडेंसेस को पीस टुगेदर किया तो ये क्लियर कट पता चलता है कि इन तीनों का और साथ ही साथ जो 2 फरार हैं उन 5 अभियुक्तों का इसमें हाथ है। और ये क्लियर हो गया कि इनकी जो लोकल लेवल पे पॉलिटिकल राइवलरी है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसके आधार पर। और एक और चीज़ जो सामने आई कि एक अभियुक्त के फादर को मृतक ग्राम प्रधान ने, जो पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने उनके साथ वैमनस्यता थी, उनके साथ लड़ाई थी और उनके कारण जो है वो 2013 में किसी चोरी और मारपीट के मामले में भेजे गए थे जेल। उसकी भी एक भावना थी उन लोगों के। राजनीतिक विरोधियों की हत्या कर दी जाए, चुनाव नतीजे खिलाफ आए तो जीतने वालों के सपोर्टर्स पर हमला हो, गोलियां चलाई जाएं, ये चाहे बंगाल में हो, यूपी में हो, इसे लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या करने वालों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, मामले का खुलासा हो गया, लेकिन बंगाल में 2 लोगों की हत्या करने वाले अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चिंता की बात यह है कि बंगाल की पुलिस इन हत्यारों को पॉलिटिकल किलिंग मानने की बजाय दूसरा रंग देने की कोशिश कर रही है और ये ठीक नहीं है। इससे माहौल और खराब होगा। ममता बनर्जी के करीबी और कोलकाता के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें बुलाया गया था शारदा चिटफंड केस में पूछताछ के लिए। सीबीआई ने समन किया था, लेकिन राजीव कुमार ने चिट्ठी भेजकर 3 दिन का वक्त मांगा है। राजीव कुमार इस वक्त सीआईडी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। आज सीआईडी के 3 अफसर राजीव कुमार की तरफ से चिट्ठी लेकर सीबीआई के ऑफिस पहुंचे। इसमें कहा गया था कि राजीव कुमार छुट्टी पर हैं और पर्सनल काम से अपने होम स्टेट यूपी में हैं, इसलिए सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। इससे पहले सीबीआई ने सर्कुलर जारी करके सभी हवाई अड्डों के इमिग्रेशन अधिकारियों से कहा था कि वो राजीव कुमार को 1 साल के लिए देश से बाहर जाने की इजाज़त न दें और अब वो विदेश जाने की कोशिश अगर करें तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। सीबीआई शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है। राजीव कुमार पर आरोप है कि इस घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के चीफ के तौर पर उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की और कुछ नेताओं को बचाया। सीबीआई ने इससे पहले भी राजीव कुमार से पूछताछ की कोशिश की थी, लेकिन जब सीबीआई की टीम कोलकाता में उनके घर पहुंची थी तो बंगाल की पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को थाने में बिठा दिया। मामला बढ़ा तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने राजीव कुमार से शिलोंग में 9 फरवरी से 5 दिन तक पूछताछ की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा लिया और उन्हें 7 दिन में लोअर कोर्ट में जमानत की एप्लीकेशन फाइल करने को कहा। इसकी मियाद भी 24 मई को खत्म हो चुकी है। अब राजीव कुमार को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए अब वो बचने की कोशिश में है, सीबीआई के सामने आने से बच रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस पर चुनाव के नतीजों के आफ्टर इफेक्ट कैसे दिखाई दिए। पहला असर यह हुआ कि अब कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। आज पंजाब, झारखंड और असम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों ने अपने अपने इस्तीफे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिए। असम और झारखंड में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ खुद गुरदासपुर से चुनाव हार गए। सुनील जाखड़ ने चुनाव हारने के बाद अपना इस्तीफा दिया और इसी के साथ असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुल बोरा ने भी इस्तीफा देने की पेशकश की। असम में कांग्रेस ने 14 में से सिर्फ 3 सीटें जीती हैं। इस्तीफा देने के लिए मैं परमिशन मांगा है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से, क्योंकि आसाम में जो रिजल्ट हुआ है ये जो लोकसभा चुनाव का, ये रिजल्ट हम लोग का एक्सपेक्टेशन का मुताबिक नहीं हुआ, उसका बहुत नीचे था। हाँ, ये बात सच है, सारा देश में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया है। और ये भी बात सच है जे सारा देश का 17 स्टेट में कांग्रेस को जीरो है सीट। उसके हिसाब से हमारा आसाम में हम लोग 3 सीट मिला है। हार के बाद इस्तीफा देना, इस्तीफे की पेशकश करना, ये कोई नई बात नहीं है, परंपरा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मुश्किल तो यह है कि कांग्रेस की बुरी हालत क्यों हुई। 17 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली और जिन राज्यों में सीटें मिली वहां के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देने अपनी जिम्मेदारी समझे, लेकिन राहुल गांधी इस बात को नहीं समझे और न कांग्रेस के नेता उन्हें समझने देना चाहते हैं। कांग्रेस में हार का इफेक्ट मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं। निशाने पर हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। असल में मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर भी कमलनाथ हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी उनके पास है। इसलिए अब मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री और कांग्रेस के कई विधायक हार के लिए कमलनाथ की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, कमलनाथ को हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उनकी जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे दी जाए। संगठन में तो बदलाव एक प्रक्रिया है, नेतृत्व में जो है संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये बदलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी ने भी खुद ने भी कहा है और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों अलग होना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष एक प्रक्रिया है, वो बनेगा और प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होगा, उसमें तो कोई चर्चा किंतु परंतु है ही नहीं। तो चर्चा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी चल रही है। उनकी पहचान पद से नहीं है, पद की पहचान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से है। अगर अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से लाभ तो कांग्रेस पार्टी को होगा ही ना। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी के नेता मजे ले रहे हैं। बीजेपी के नेता पहले से कमलनाथ सरकार के गिरने के दावे कर रहे थे, अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम पहले से कहते आए हैं कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है, पर अब ये अविश्वास की सरकार भी है, क्योंकि इस सरकार के प्रति अब किसी का विश्वास नहीं रहा। राहुल गांधी अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं कमलनाथ पर, विधायक अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं सरकार पर, मंत्री अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं अधिकारियों पर। जनता ने अविश्वास व्यक्त कर दिया 29 में से 28 सीटें बीजेपी को जिताकर। और आज जो रिपोर्ट आई है कि इस लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के माध्यम से जो अधिकारी कर्मचारियों ने मत दिया है उसमें भी भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती है। इसका मतलब अधिकारी कर्मचारियों का भी विश्वास नहीं है इस सरकार में। तो ये अल्पमत की और अविश्वास की सरकार है। कमलनाथ जी को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा दें। असल में ये तो साफ है कि कमलनाथ को 2 नेताओं से मध्य प्रदेश में चुनौती मिल सकती थी, एक दिग्विजय सिंह और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों चुनाव हार गए। कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने दोनों को ठिकाने लगा दिया।
इसलिए अब दिग्विजय और ज्योतिरादित्य दोनों मिलकर कमलनाथ को किराने लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमलनाथ बहुत पुराने बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं। चूंकि कांग्रेस अब आपसी झगड़े में उलझेगी, हो सकता है कि सरकार पर खतरा हो जाए और बाद में यह इल्जाम लगाया जाए कि बीजेपी ने सरकार गिरा दी। लोकसभा चुनाव में हार का इफेक्ट बिहार में भी दिखाई दिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी में बगावत हो गई। चूंकि चुनाव तेजस्वी यादव की लीडरशिप में लड़ा गया और पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, इसलिए अब आरजेडी के कुछ नेताओं ने पार्टी की कमान लालू यादव के परिवार के बजाय किसी दूसरे नेता के हाथ में देने की मांग की है। गायघाट से आरजेडी के एमएलए महेश्वर यादव ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है। महेश्वर यादव ने कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो बदलाव करना होगा, वरना जो हाल लोकसभा चुनाव में हुआ वही हाल असेंबली इलेक्शन में भी होगा। मैं पार्टी के हित में बात कर रहा हूं। मैं पहले से ही बात कर रहा हूं कि परिवारवाद को छोड़ करके पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनके नेतृत्व में पार्टी को चलाइए। परिवार के नेतृत्व में पार्टी नहीं चलेगी। और इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें आपने देखा देश भर में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं सारी की सारी पार्टी हार गई है। देवगौड़ा हार गए, मुलायम सिंह का परिवार हार गया और यहाँ सबसे ज़्यादा दुर्गति माननीय हमारे नेता लालू प्रसाद जी के परिवार की हो गई और हमारी पार्टी की हो गई, एक सीट भी नहीं आया। जो हार हुई है, बड़ी हार हुई है। नेता प्रतिपक्ष पार्टी के ही नहीं, गठबंधन के नेता थे तेजस्वी यादव जी, तो हार की जवाबदेही उनको लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा दे करके जो है किसी अपनी ही पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को, अन्य जाति के नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे उनके नेतृत्व में पार्टी को बढ़ाना चाहिए ताकि पार्टी बचे, अन्यथा विधानसभा के चुनाव में पार्टी की खैरियत नहीं रहने वाली है। चुनाव नतीजों से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वह लालू यादव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव ने खाना पीना छोड़ दिया। जब उन्हें पता चला कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली पूरे बिहार में, तो लालू यादव बहुत परेशान हुए। एक तरह से शॉक लगा उन्हें। लालू का रांची के बड़े हॉस्पिटल रिम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन 23 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद लालू ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। इतने निराश हो गए, उनका शुगर लेवल बढ़ गया। लेकिन चूंकि लालू ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए उन्हें इंसुलिन देना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच लालू यादव ने डॉक्टर से दम घुटने की शिकायत की। लालू ने कहा उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब डॉक्टर्स लगातार लालू की सेहत पर नजर रखे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। डॉक्टर्स की बात भी लालू को समझ में तो आई है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि लालू यादव इलाज में कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा दिन में खाना शुरू कर दिया है और उसकी तबीयत सुधर रही है। मेरे को लग रहा है कि शायद हम लोग का समझाने का कुछ असर हुआ उन पे और उन्होंने डॉक्टरों के साथ सहयोग करने का मन बना लिया है। क्योंकि हमने आपको शनिवार को बताया था कि हमने उनको कहा कि अगर आप दिन में खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों को इंसुलिन देने में दिक्कत आएगी और या अन्य दवाओं भी देने में दिक्कत आएगी। और दूसरी बात है कि अगर आप दवा समय से नहीं लेंगे, खाना नहीं समय से खाएंगे तो आपकी बीमारी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो उन्होंने लगता है कि हमारे बातों को ध्यान से सुना, समझा और रविवार शनिवार से वो अपना रेगुलर दिनचर्या पे आ गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी ना खुले, इससे लालू यादव को धक्का तो पहुंचा ही होगा। असल में लालू की टेंशन इसलिए भी ज़्यादा है कि पहले तो उनकी गैर मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में हार हुई। अब चुनाव नतीजों की सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर डाली जा रही है और पार्टी के नेता उन पर हमले करेंगे। परिवार में विवाद और बढ़ेगा। तेज प्रताप अब मोर्चा खोलेंगे, मीसा भारती भी हमलावर होंगी और चूंकि लालू जेल में है इसलिए मुश्किलात और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं मार्बल चाय काउंटिंग डे कॉन्टेस्ट के विजेताओं की। 23 मई को लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग के दौरान मैंने इंडिया टीवी के दर्शकों से 3 आसान सवाल पूछे थे। अब आपको दिखाते हैं उन 22 विजेताओं के नाम जिन्होंने मार्बल चाय काउंटिंग डे कॉन्टेस्ट में सही जवाब देकर 1-1 लाख रुपए का नकद इनाम जीता।
आज हमारी बहादुर एयरफोर्स ने करगिल वॉर में शहीद हुए अपने जाबाज अफसर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के शौर्य को, उनके बलिदान को याद किया। भटिंडा एयरबेस से आज खुद एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल BS धनोआ और वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल नाम्बियार ने मिसिंग फॉर्मेशन में उड़ान भरी। दोनों अफसरों ने MiG-21 फाइटर जेट में उड़ान भरी। मैं आपको बता दूं कि 20 साल पहले आज ही के दिन स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को ढूंढने के लिए श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन तब उनके जेट को दुश्मन की मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया था और उनका जहाज दुश्मन के इलाके में गिर गया। वो दुश्मन के कब्जे में आ गए, जहां उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया और फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। आज एयर चीफ मार्शल ने अपने इसी अफसर को श्रद्धांजलि दी और फिर उन्हें याद करते हुए खुद MiG-21 जहाज को उड़ाया। मैं आपको बता दूं कि 20 साल पहले करगिल युद्ध के दौरान एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ही अजय आहूजा के कमांडिंग अफसर थे। आज एयर चीफ ने कहा कि वक्त बदल चुका है। पिछले 20 साल में भारत का एयर डिफेंस काफ़ी मजबूत हुआ है और हमारी एयरफोर्स काफ़ी एडवांस हो गई है। हमारी कैपेबिलिटी में काफ़ी इजाफा हुआ। जो हमारी डेफिशिएंसी थी कारगिल की, वो हमने कवर कर ली है। जैसे कि कारगिल में आपको पता था, हमें एक एक संघर्ष करके हम अटैक कर रहे थे, तो विजुअली जैसे ये MiG-21 में है, आप देखो इसमें आगे गन साइट लगवा, आपको विजुअली देख के फायर करना है, वो काफ़ी मुश्किल होता है। वेरी स्मॉल टारगेट फॉर हाई स्पीड एयरक्राफ्ट लाइक दिस। फिर हमारा अटैक हेलीकॉप्टर उस टाइम जो था, उस ऑल्टीट्यूड पर उड़ नहीं सकता था। अभी अपाचे आया है, वो उड़ सकता है, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आएगा, वो भी उड़ेगा उसमें। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। कम से कम बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई उसके बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर चुनाव ना होते तो पूरी दुनिया इस ऑपरेशन को कमाल का ऑपरेशन मानती, उसकी चर्चा करती। अब सितंबर में जब राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे तो भारत की हवाई ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। स्वामी रामदेव के नए डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। स्वामी रामदेव ने आज पतंजलि के नए डेयरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। रामदेव ने बताया कि पतंजलि मार्केट में गाय का फुल क्रीम दूध, टोन मिल्क, गाय के दूध की लस्सी, छाछ और पैकेज्ड दही लॉन्च कर रहा है। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि का दूध अपने कॉम्पिटिटर से 4 रुपए प्रति लीटर और दही 5 रुपए किलो सस्ता है। इसके अलावा पतंजलि ने आज गाय के दूध से बने मक्खन को भी लॉन्च किया। ये बटर टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। अभी जो टोंट मिल्क लॉन्च किया है, आप मदर डेयरी और अमूल से 4 रुपए सस्ता लॉन्च किया, वो 44 रुपए लीटर, ये 40 रुपए लीटर। ये मेरे सामने आप मक्खन देख रहे हैं। मक्खन लोग ब्रेड पर लगा करके खाते हैं, वैसे हम लोग तो रोटी के साथ मक्खन खाते हैं और खिचड़ी के साथ मक्खन खाते हैं। तो ये जो मक्खन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मक्खन जो है, इसमें जो पीलापन है वो नेचुरल है, साथ में इसमें सेंधा नमक है, और ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए ये मक्खन औषधि का काम करता है। तो वो जो मक्खन दे रहे थे, उस मक्खन के अंदर जो है कृत्रिम कलर था। मैं आपको ये जो मक्खन दे रहा हूं, इसमें कैरोटीन है जो नेचुरल है, सेंधा नमक है। दूध हमारा जो टोंट मिल्क है, ये 4 रुपए सस्ता है, लेकिन ये अमूल से 4 रुपए महंगा है, क्योंकि जो गाय के अंदर जो फैट की मात्रा होती है वो कम होती है। स्वामी रामदेव की प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि इनकी प्योरिटी की गारंटी है, लोग इन पर भरोसा करते हैं। और दूध, दही, मक्खन ऐसी चीज़ है, ये जब तक प्योर नहीं हो तो लोगों को परेशानी होती है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि स्वामी रामदेव की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती भी हैं और भरोसे लायक भी। आज की बात में इतना ही। अब हुसैन के साथ देखिए दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहते हैं मुस्लिम धर्मगुरु। मुसलमानों का परसेप्शन बदलने वाली स्पेशल रिपोर्ट।